बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फादर्स, आज सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक रिस्पांस ऑफ मटेरियल्स, देन मैग्नेटिक रिस्पांस ऑफ मटेरियल्स। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक रिस्पांस ऑफ मटेरियल्स को देखते हैं और उसके लिए यहाँ पे इक्वेशन लिखी गई है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसकी दो टाइप्स हैं। एक इलेक्ट्रिक एनर्जी वो है जो कि स्पेस के अंदर मौजूद है और दूसरी इलेक्ट्रिक एनर्जी वो है जो मटेरियल्स के अंदर मौजूद है। यानी ये दो तरह की है, इस बात को अपने जहन में रखना है। और यहाँ पे टर्म इस्तेमाल हुई है इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी की। ससेप्टेबिलिटी क्या कह रही है? वो कहती है कि इट्स अ मेजर हाउ इजीली बाउंड चार्जेस आर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। कि अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो वहां पे मौजूद जो बाउंड चार्जेस हैं, जो केमिकली बाउंड हैं, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो बाउंड चार्जेस हैं, वो कितनी आसानी से मूव करते हैं उसका मैयर। यानी जितनी आसानी से वो मूव करते हैं उस हिसाब से इसकी वैल्यू होगी। तो लिहाजा यहाँ पे हम अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हम इसको अगर मिलाएं, हमारे पास एप्सिलॉन के साथ मिलके जो इक्वेशन बन रही है दैट इज इक्वल टू पी। और पी क्या है यहाँ पे? ये पोलराइजेशन है। यानी कि इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू जिस कदर ज्यादा होगी, यानी ज्यादा वैल्यू होने का मतलब यह है कि आपके चार्जेस ज्यादा मूव हो जाएंगे, ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएंगे, क्योंकि इसकी ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि पोलराइजेशन, मटेरियल पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी। और अगर किसी भी मटेरियल पे फील्ड अप्लाई करें और उसके जो चार्जेस हैं वो मूव बिल्कुल ना करें, तो या बहुत कम करें, तो उस हिसाब से जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि फार्मूले के मुताबिक पोलराइजेशन उस मटेरियल की कम से कम हो जाएगी। अब अगर दोबारा से हम आप पहली इक्वेशन की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पे इक्वेशन हमें ये बता रही है कि लेफ्ट साइड पे जो डी है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को जाहिर कर रहा है, दैट इज इक्वल टू अ सम। तो सम क्या हो रहा है? एक तरफ जो ब्लू कलर में एप्सिलॉन नॉट ई है, ये वो एनर्जी है जो मटेरियल्स के सॉरी जो ये वो एनर्जी है जो वैक्यूम के अंदर है, ये वैक्यूम रिस्पॉन्स है एनर्जी का। प्लस ये वो जो है मटेरियल का रिस्पॉन्स है। अब मटेरियल के जो अंदर जो एनर्जी होती है वो पोलराइजेशन की शक्ल में होती है, दैट्स व्हाई वो पी से जाहिर होती है। अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो आप उसकी जगह पे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ये जो एक्स ई ई लिख सकते हैं। लिहाजा ये क्या है? ससेप्टेबिलिटी। तो लिहाजा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो बेसिकली मजमुआ है किस चीज का? इलेक्ट्रिक एनर्जी का, प्लस इलेक्ट्रिक एनर्जी जो स्पेस में है, प्लस इलेक्ट्रिक एनर्जी जो मटेरियल्स के अंदर है। यानी मटेरियल वाली एनर्जी भी आप काउंट कर लें, प्लस स्पेस वाली भी काउंट कर लें, तो वो सारी जो है वो बेसिकली फ्लक्स डेंसिटी बनती है। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है कि वो फ्री स्पेस परमिटिविटी है, और जब आप फ्री स्पेस परमिटिविटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी यूनिट जो है वो बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे कि पोलराइजेशन की यूनिट। अब यहाँ आके हम क्या करना चाहते हैं? हम बेसिकली जो मटेरियल की पोलराइजेशन है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, उसके दरमियान और हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई के दरमियान में रिलेशन देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो पोलराइजेशन है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एक्स ई ई। तो ये बेसिकली क्या शो कर रही है हमें? ये वही रिलेशन है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। और ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ये बेसिकली इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी है, जो बताती है कि किस कदर चांसेस हैं, किस कदर चांसेस हैं या कितना मैयर है आपके जो बॉन्ड्स हैं उनके टूटने का, यानी कि पोलराइजेशन के होने का। तो कितना बॉन्ड टूटेगा अगर किसी भी जगह पे इस मटेरियल के इर्द गिर्द जो है वो फील्ड प्रोवाइड की जाए। तो ये बेसिकली एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी गई है उसमें राइट साइड पे मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन अप टू एन जो है वो टर्म्स आ रही हैं। और ये जो पहली टर्म है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये लीनियर रिस्पांस की अगर बात करें तो ये सिर्फ लीनियर रिस्पांस जो है वो सिर्फ पहली इक्वेशन यानी ब्लू तक जो है वो रहता है। अगर आप सारी इक्वेशन को काउंट करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये रिस्पांस नॉन लीनियर हो गया है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक स्प्रिंग है और आप उस स्प्रिंग पे अगर थोड़ी फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जितनी फोर्स आप अप्लाई करते हैं एक हद तक, यानी थोड़ी सी मुराद है कि कम हद तक जब फोर्स अप्लाई की जाती है, तो उसके अंदर जितनी फोर्स आप अप्लाई करते हैं वो स्प्रिंग उतना ही क्या करता है, वो डिस्टेंस तय करता है, इतना ही वो एलोंगेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप उस स्प्रिंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दें तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि जब आप फर्ज करें बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो उतने गुना स्प्रिंग दूर नहीं जाएगा। ठीक है?
लिहाजा इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जब आप जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिक कोई भी आपके पास मटेरियल है और आप उसके इर्द-गिर्द जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो वहाँ पे पैदा करते हैं। अगर वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक ख़ास हद तक है, बहुत बड़ी वैल्यू की ना हो, यानी फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, तो हम ये कहते हैं कि वो जो मटेरियल है उस बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है, उसके अंदर रखा हुआ जो मटेरियल है, उसकी पोलराइज़ेशन जो है, उसके लिए जो रिस्पॉन्स होगा फील्ड के साथ, वो लीनियर रिस्पॉन्स होगा। यानी वो रिस्पॉन्स सिर्फ़ इस ब्लू की हद तक रहेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस मटेरियल को रखते हैं, देन उस मटेरियल की पोलराइज़ेशन को अगर आप मेज़र करना चाहते हैं, यानी P को मालूम करना चाहते हैं, तो देन आपको पॉलिनोमियल्स की ज़रूरत होगी और ये आप सारी इक्वेशंस जो हैं, इस तरह से आप इसको एक्सपेंड करेंगे और ये जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, हर एक को जो है वो काई बोला जाता है। तो इस टर्म को आप क्या बोलेंगे? काई 2 इस पहले को काई 1, काई 2, काई 3 एंड सो ऑन काई n तक ये ऐसे टर्म्स जाएंगे। तो आम तौर पर जब हम थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड पे के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम इक्वेशन को यहाँ तक ही महदूद रखते हैं और इस रेड वाले हिस्से को हम बेसिकली इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप करें कि आप बहुत हाई फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो उस सूरत में आपको सारी इक्वेशन जो है वो सामने लानी होगी। यहाँ पे कुछ जो है वो यूनिट्स की भी बात हुई है कि ये जो XE1 है बेसिकली इसकी कोई यूनिट नहीं है। दैट्स वाई जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और एप्सिलॉन की यूनिट मिला के वही बनती है जो कि बेसिकली पोलराइजेशन की यूनिट बनती है। लेकिन याद रखिए उसके बाद जितनी भी इक्वेशंस हैं उनमें आपकी यूनिट चेंज होती जाएगी क्योंकि ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन चेंज होता है। अब यहाँ पे हम जो है वो परमिटिविटी और ससेप्टेबिलिटी दोनों के लिए रिलेशन बनाना चाहते हैं और उस रिलेशन को बनाने के लिए हमने क्या किया है कि हमने दोबारा वो पहली इक्वेशन दोबारा डी लिखी है और हमने वो क्या लिखा था एप्सिलॉन नॉट ई जो हमारी एनर्जी वो है जो फ्री स्पेस में है प्लस वो एनर्जी जो कि मटेरियल में है जो कि पोलराइजेशन की फॉर्म में है। तो एप्सिलॉन नॉट ई तो हमने वैसे लिख दिया, तो हमने पी की जगह वो इक्वेशन डाल दिया। हम मान लेते हैं कि हमारा जो इस वक्त फील्ड है उसको इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और हमारा जो पी के लिए रिलेशन है वो लीनियर है। तो लिहाजा अगर लीनियर तो हम सिर्फ काई वाली टर्म से इसको रिप्लेस कर देंगे पी को, और जब काई वाली टर्म से आप रिप्लेस करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है और इन दोनों में जो कॉमन है वो बेसिकली एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है और ई फील्ड भी कॉमन है। तो लिहाजा यहाँ पे क्या किया गया, एप्सिलॉन नॉट को पहले कॉमन ले लिया गया और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस ये आपकी ससेप्टेबिलिटी आ गई है फर्स्ट काई की और उसके बाद ई को ले लिया गया है। अब हम अगर आप गौर करें कि ये जो आपकी टर्म है 1 प्लस एक्स ये बेसिकली इस टर्म के साथ कुछ इजाफी है। अगर इस इक्वेशन पे गौर करें, ये जो हमने दोबारा यहाँ पे लिखी है, हम रिलेटिव परमिटिविटी को अगर इस इक्वेशन के अंदर ले आए तो D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और E। तो लिहाजा अगर इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमें मालूम ये होता है कि ये वाली ब्रैकेट में आने वाली जो टर्म है वो बेसिकली एप्सिलॉन और यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी के साथ रिलेट कर रही है। लिहाजा हर सूरत में अब ये जो है वो इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन आर जो है रिलेटिव परमिटिविटी है और इसका ताल्लुक हमेशा क्या होता है, उस आपके मटेरियल के साथ है। और आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन आर जो है वो 1 प्लस जो है वो ससेप्टेबिलिटी है और 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली वैक्यूम रिस्पांस को, कि वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। लिहाजा आमतौर पर हम वैक्यूम के लिए आप देखें कि जब हम लिखते हैं तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट के साथ यहाँ डायरेक्ट ई लिखते हैं, एप्सिलॉन आर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू ही 1 है। जबकि दूसरी तरफ जो है वो जब हम उसके मटेरियल रिस्पांस की बात करते हैं वहां पे हम ससेप्टेबिलिटी को ले आते हैं, लिहाजा ये डाइलेक्ट्रिक रिस्पांस को शो कर रहा है। अब बिल्कुल वही सेम स्टोरी मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी मौजूद है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मटेरियल रखेंगे तो वहां पे जो पैदा होने वाली सारी एनर्जी है वो सारी एनर्जी जो है वो क्या कहलाएगी, वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाएगी बी। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो बेसिकली दो तरह की एनर्जीज का सम है। एक एनर्जी वो है मैग्नेटिक जो कि स्पेस के अंदर मौजूद है यानी वैक्यूम के अंदर मौजूद है, और दूसरी वो एनर्जी है जो मटेरियल्स के अंदर मौजूद है। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे जो आपका पहला है हिस्सा वो m को जो है उसको एक्सपेंड करके लिखा गया, जैसा कि वहां पे जो है वो p यानी पोलराइजेशन को एक्सपेंड करके लिखा गया था। तो यहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल की गई है वो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की है, वहां इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी थी, वो XE था, यहाँ XM है। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है वो क्या है, वो मैयर है, किस किस बात का मैयर है, how easily magnetic dipoles are aligned due to an applied magnetic field।
अगर मटेरियल के इर्द गिर्द में कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए या किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मटेरियल उठा के रख दिया जाए तो वहां पे जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं वो कितने आसानी के साथ अलाइन हो जाते हैं। तो उनकी अलाइनमेंट जितनी आसानी के साथ होगी तो उतना ही ज्यादा आपकी ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। उसी हिसाब से हम ये कहेंगे कि m की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। यहाँ पे क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं लिहाजा मैग्नेटिक को देख रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे मैग्नेटिक पोलराइजेशन को m से जाहिर किया जा रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की इलेक्ट्रिक वजह से फील्ड की वजह से जो पोलराइजेशन उसको p से जाहिर किया जाता है। अब यहाँ पे म्यू नॉट जो है आपको पता है ये फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी है, और म्यू नॉट को जब आप h से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यूनिट सेम बनती है जो कि बेसिकली बनती है आपके मैग्नेटिक पोलराइजेशन की। जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में देखा था, यहाँ मैग्नेटिक पोलराइजेशन में भी बिल्कुल सेम स्टोरी है कि यहाँ पे भी अगर आप मटेरियल को थोड़ी स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर जो है वो कम स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर अगर आप रखते हैं तो फिर आपका जो भी मैग्नेटिक पोलराइजेशन है वो लीनियर रिस्पॉन्स देगी और आप सिर्फ ब्लू इक्वेशन तक आप रह सकते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपने मटेरियल को रख दिया है और अब अगर आप ये चाहते हैं कि उस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से जो उसमें पोलराइजेशन हो रही है वो क्या लीनियर होगी? नहीं, वो नॉन लीनियर होगी, और जब वो नॉन लीनियर होगी तो फिर हम उसको किसी पॉलिनोमियल के ज़रिए से एक्सप्रेस करेंगे, और जब पॉलिनोमियल के लिए एक्सप्रेस करेंगे तो ये ऑर्डर उसका हर काई टर्म के साथ बढ़ता जाएगा और आप देखेंगे कि यूनिट्स भी किस तरह से तब्दील हो जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पे फिलहाल महदूद रहते हैं लीनियर रिस्पॉन्स के लिए, तो फिर उस सूरत में आपके लिए जो मैग्नेटिक पोलराइजेशन है वो इक्वल टू है एप्सिलॉन आपका जो म्यू नॉट एक्स एम एच, और ये हमारे लिए जो है वो लीनियर रिस्पॉन्स के तौर पर आ रहा है। अब अगर हम रिलेशन डेवलप करना चाहें परमिएबिलिटी का और ससेप्टेबिलिटी का, तो वो हम यहाँ से बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से वहाँ पे हमने बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी को लेके आए थे, तो यहाँ पे हमें रिलेटिव जो है वो परमिएबिलिटी को लाना होगा। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये टर्म अगर आप बराबर करें तो आपके पास 1 प्लस एक्स एम आ जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स एम बेसिकली रिलेटिव परमिएबिलिटी को शो करेगा। इसमें 1 जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है वैक्यूम को, वैक्यूम के रिस्पॉन्स 1 है, दैट्स वाई वहाँ पे वैक्यूम वाले हिस्से में आपके पास जो है वो कोई रिलेटिव रिस्पॉन्स नहीं होता, जबकि दूसरे हिस्से में डेफिनेटली एक्सएम होता है, तो लिहाजा वो मैग्नेटिक रिस्पॉन्स को शो कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।